चैप्टर की शुरुआत एक मॉडर्न वर्ल्ड से होती है, जहां शहर की सड़कों पर हर इंसान मास्क पहनकर घूम रहे हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है, मानो हर कोई किसी अनदेखे खतरे से बचने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे ही शहर के बीचों बीच पुलिस स्टेशन के सामने रखी एक पुरानी जंग लगी बेंच पर सनी नाम का एक दुबला पतला लड़का अकेला बैठा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि कई दिनों से उसे ढंग की नींद तक नसीब नहीं हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ में कोई सस्ती ड्रिंक नहीं, बल्कि असली प्लांट बेस्ड कॉफी थी। ऐसी कॉफी जिसे आम लोग तो खरीदने की सोच भी नहीं सकते थे। इसकी कीमत चुकाने के लिए सनी ने अपनी लगभग सारी बचत खर्च कर दी थी। लेकिन आज उसे पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी जिंदगी अब बस खत्म होने वाली है। कॉफी की गर्माहट महसूस करते हुए उसने उसे अपने चेहरे के पास लाया और उसकी खुशबू को गहरी सांस के साथ महसूस किया। फिर बड़ी उम्मीद से एक छोटा सा घूंट लिया, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा चेहरा सिकुड़ गया। उफ, इतनी कड़वी! वो कॉफी के कप को ऐसे घूरने लगा जैसे उसने उसके साथ कोई धोखा कर दिया हो। फिर लंबी सांस लेकर खुद को मजबूर किया कि बाकी भी खत्म करे। इस दुनिया में तो उसकी पूरी जमा पूंजी लगी थी, तो बिना खत्म किए छोड़ना बेवकूफी होती। कप से एक और घूंट लेते हुए वो बड़बड़ाया, इससे अच्छा तो असली मीट खरीद लेता। किसे पता था कि असली कॉफी का स्वाद इतना बेकार होगा। खैर, कम से कम इससे नींद तो नहीं आएगी। इतना कहकर वो दूर कहीं देखने लगा, लेकिन कई दिनों की थकान की वजह से उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगीं। जैसे ही उसे झपकी आने लगी, उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारकर जगा लिया और चिढ़ते हुए बोला, पूरी तरह पैसे की बर्बादी। आखिरकार उसने किसी तरह पूरी कॉफी खत्म की और बेंच से उठ खड़ा हुआ। उसी समय आसपास रहने वाले अमीर लोग अपने काम पर जाने के लिए पार्क के सामने से गुजर रहे थे। सभी की नजरें सनी पर टिक जातीं और उनके चेहरे पर अजीब सा तिरस्कार साफ दिखाई देता था। सस्ते और पुराने कपड़े, कमजोर शरीर, पीला चेहरा और नींद की कमी, उसे देखकर साफ लगता था कि वो इस इलाके का हिस्सा नहीं है। उन लंबे चौड़े और स्वस्थ लोगों को देखकर सनी हल्की सी जलन के साथ मुस्कुराया और मन ही मन बोला, लगता है दिन में 3 वक्त का खाना इंसान को सच में इतना लंबा चौड़ा बना देता है। उसने खाली कप कूड़ेदान की तरफ फेंका, लेकिन निशाना पूरी तरह चूक गया और कप जमीन पर गिर पड़ा। सनी ने आंखें घुमाईं, खुद ही वापस गया, कप उठाया और इस बार आराम से उसे डस्टबिन के अंदर रख दिया। फिर वो सड़क पार करके सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही ड्यूटी पर मौजूद एक थका हुआ पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ देखने लगा। सनी की हालत देखकर उसके चेहरे पर तुरंत नफरत और शक दोनों आ गए। उसने रूखे अंदाज में पूछा, क्या रास्ता भटक गए हो लड़के? लेकिन जवाब देने की बजाय सनी पूरे पुलिस स्टेशन को गौर से देखने लगा। दीवारों पर भारी रीइंफोर्स्ड आर्मर प्लेट्स लगी हुई थीं और छत में कई टर्रेट नेस्ट्स बड़ी चालाकी से छिपाए गए थे। सब कुछ देखकर उसे एहसास हुआ कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, पुलिस स्टेशन का माहौल कभी नहीं बदलता। सनी ने हल्का सा गला साफ किया और शांत आवाज में बोला, नहीं, मैं रास्ता नहीं भूला। फिर सिर के पीछे हाथ फेरते हुए उसने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा, 3rd स्पेशल डायरेक्टिव के आदेश के मुताबिक मैं खुद को नाइटमेयर स्पेल का कैरियर घोषित करने और सरेंडर करने आया हूं। यह सुनते ही ऑफिसर के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ सेकंड पहले जो आदमी उसे घृणा से देख रहा था, अब वही उसे बेहद सावधानी और डर के साथ घूर रहा था। उसने सनी को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम नाइटमेयर स्पेल से संक्रमित हो? इसके लक्षण कब से दिखने शुरू हुए? सनी ने बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में कंधे उचकाए और बोला, शायद 1 हफ्ता हो गया। इतना सुनते ही ऑफिसर का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, शिट। ऑफिसर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने घबराकर अपने टर्मिनल पर मौजूद अलार्म बटन दबाया और पूरी ताकत से चिल्लाया, सभी यूनिट्स ध्यान दें, लॉबी में कोड ब्लैक। मैं दोबारा कह रहा हूं, कोड ब्लैक। उसकी आवाज पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज उठी और अगले ही पल वहां अफरा तफरी मच गई। अब कहानी हमें बताती है कि आखिर ये नाइटमेयर स्पेल है क्या। कुछ दशक पहले, जब दुनिया लगातार आई भयानक प्राकृतिक आपदाओं और रिसोर्स वॉर्स से किसी तरह उबरने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक एक रहस्यमयी बीमारी पूरी दुनिया में फैलने लगी। शुरुआत में लोगों को बस हर समय थकान महसूस होती थी और बिना वजह नींद आने लगती थी, इसलिए किसी ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन हालात तब बदल गए जब संक्रमित लोग अचानक गहरी नींद में चले जाते और कई कई दिनों तक जागते ही नहीं थे। अब जाकर दुनिया भर की सरकारों को खतरे का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और सच कहें तो शायद अगर वे पहले भी हरकत में आते, तब भी कुछ बदल नहीं पाता।
असली तबाही तब शुरू हुई जब संक्रमित लोग अपनी नींद में ही मरने लगे और मरने के बाद उनकी लाशें इंसान नहीं बल्कि भयानक नाइटमेयर क्रीचर्स में बदलने लगीं। पूरी दुनिया इस घटना के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। देखते ही देखते ये राक्षस इतनी तेजी से फैल गए कि दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं भी इनके सामने टिक नहीं पाईं। कुछ ही समय में पूरा संसार अराजकता में डूब गया। किसी को नहीं पता था कि नाइटमेयर स्पेल आखिर है क्या, इसकी असली ताकत क्या है और इसे रोका कैसे जाए। लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थीं, तभी कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने नाइटमेयर स्पेल की पहली परीक्षा को पार कर लिया और जिंदा वापस लौट आए। इन्हें अवेकेंड कहा गया। नाइटमेयर के अंदर हासिल हुई चमत्कारी शक्तियों की मदद से इन्हीं अवेकेंड ने नाइटमेयर क्रीचर्स का मुकाबला किया, दुनिया को धीरे धीरे फिर से सुरक्षित बनाया और एक नई व्यवस्था की नींव रखी। लेकिन लॉन्डो, नाइटमेयर स्पेल की वजह से आई ये तो सिर्फ पहली तबाही थी। आगे इससे भी भयानक चीजें होने वाली थीं। हालांकि सनी के लिए इन सब का कोई मतलब नहीं था। उसकी जिंदगी तो बस कुछ दिन पहले बदली थी, जब उसे हर समय नींद आने लगी और जागे रहना मुश्किल होने लगा। आम इंसानों के लिए नाइटमेयर स्पेल एक साथ खतरा भी था और जिंदगी बदल देने वाला मौका भी। इसलिए स्कूलों में बचपन से ही बच्चों को सर्वाइवल स्किल्स और कॉम्बैट टेक्निक्स सिखाई जाती थीं, ताकि अगर कभी स्पेल उन्हें चुन ले तो उनके बचने की संभावना बढ़ जाए। अमीर परिवार अपने बच्चों के लिए निजी मार्शल आर्ट्स ट्रेनर्स रखते थे। वहीं अवेकेंड क्लैंस के बच्चों को तो और भी बड़ा फायदा मिलता था। उनके पास पीढ़ियों से चली आ रही शक्तिशाली लेगेसीज होती थीं, जिनकी वजह से ड्रीम रियल्म में पहली बार कदम रखते ही उन्हें विरासत में मिली मेमोरीज और एकोज जैसी ताकतें मिल जाती थीं। यानी जितना अमीर परिवार उतनी ज्यादा जिंदा बचने की उम्मीद। लेकिन सनी की किस्मत बिल्कुल अलग थी। उसका अपना कहने लायक कोई परिवार नहीं था। स्कूल जाकर ट्रेनिंग लेने की बजाय उसकी पूरी जिंदगी 2 वक्त का खाना जुटाने में निकल गई थी। ऐसे में नाइटमेयर स्पेल का चुना जाना उसके लिए कोई सुनहरा मौका नहीं, बल्कि सीधे सीधे मौत का फरमान था। थोड़ी ही देर में उसे एक विशाल धातु की कुर्सी पर कसकर बांध दिया गया। वो कुर्सी आधी अस्पताल के बेड जैसी लग रही थी और आधी किसी यातना देने वाली मशीन जैसी। जिस कमरे में उसे रखा गया था वो पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में था। चारों तरफ मोटी आर्मर्ड वॉल्स थीं और सामने एक बेहद मजबूत वॉल्ट डोर लगा हुआ था। कमरे की दीवारों के पास कई पुलिस अधिकारी ऑटोमेटिक राइफल्स लेकर खड़े थे। उनके चेहरों पर साफ डर और तनाव दिखाई दे रहा था, लेकिन सनी को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस समय उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, किसी भी तरह सो जाने का। और सफेद बालों वाला एक उम्रदराज पुलिस अधिकारी अंदर आया। उसके चेहरे की झुर्रियां और सख्त नजरें बता रही थीं कि उसने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी भयानक घटनाएं देखी हैं, और गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? सनी ने कई बार पलकें झपकाईं, जैसे खुद को जागते रहने के लिए मजबूर कर रहा हो। फिर बड़ी मुश्किल से होंठ खोले और जवाब दिया, सनलेस। बूढ़े अधिकारी ने हल्का सा भौं उठाई और कहा, सनलेस? ये तो बड़ा अजीब नाम है। सनी ने कंधे उचकाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो अपने शरीर को जरा सा भी हिला नहीं सकता। सनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, इस नाम में अजीब क्या है? कम से कम मेरा कोई नाम तो है। शहर के बाहरी इलाकों में तो कई बच्चों को यह भी नसीब नहीं होता। फिर एक लंबी जम्हाई लेते हुए उसने आगे कहा, मेरा जन्म सोलर इक्लिप्स के दौरान हुआ था। मेरी माँ थोड़ी कविताओं वाली इंसान थीं। शायद इसी वजह से उसका नाम सनलेस रखा गया था और उसकी छोटी बहन का नाम रेन। कम से कम तब तक जब तक वो दोनों एक साथ रहते थे। ये उसकी माँ की कल्पना थी या फिर नाम सोचने की आलस, इसका जवाब सनी को भी नहीं पता था। बूढ़े पुलिस अधिकारी ने बस हल्की सी आवाज निकाली और फिर गंभीर होकर पूछा, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे परिवार से संपर्क करें? सनी ने बिना एक पल गंवाए सिर हिला दिया, कोई नहीं है, जरूरत नहीं। कुछ सेकंड के लिए अधिकारी के चेहरे पर उदासी की हल्की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। फिर उसने सीधे सनी की आंखों में देखते हुए पूछा, ठीक है सनलेस, बताओ तुम और कितनी देर तक जाग सकते हो? सनी ने थकी हुई आवाज में कहा, ज्यादा देर नहीं। अधिकारी ने गहरी सांस छोड़ी, तो फिर हमारे पास प्रोसीजर पूरा करने का समय नहीं है। जितनी देर हो सके जागते रहने की कोशिश करो और मेरी हर बात बहुत ध्यान से सुनो। उसने सनी के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत अगला सवाल पूछ दिया, नाइटमेयर स्पेल के बारे में तुम्हें कितना पता है? सनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जितना सबको पता होता है शायद। ऐसा कौन है जो नाइटमेयर स्पेल के बारे में नहीं जानता? बूढ़े अधिकारी ने सिर हिलाया, मैं उन कहानियों की बात नहीं कर रहा जो ड्रामों में दिखाई जाती हैं या सरकार के प्रचार में सुनाई जाती हैं। मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हें सच में कितना पता है। सनी कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, बस इतना कि मैं ड्रीम रियल्म में जाऊंगा
कुछ मॉन्स्टर्स को मारूंगा, फर्स्ट नाइटमेयर पूरा करूंगा, फिर मुझे जादुई शक्तियां मिलेंगी और मैं अवेकेंड बन जाऊंगा, है ना? अधिकारी ने तुरंत सिरना में हिला दिया। ध्यान से सुनो, जैसे ही तुम सोओगे तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नाइटमेयर के अंदर भेज दिया जाएगा। नाइटमेयर दरअसल स्पेल द्वारा बनाई गई एक परीक्षा होती है। वहां तुम्हारा सामना मॉन्स्टर से तो होगा ही, लेकिन इंसानों से भी मुलाकात होगी। और ये बात हमेशा याद रखना, वो लोग असली नहीं होंगे। वो सिर्फ स्पेल द्वारा बनाई गई परछाइयां हैं जिनका मकसद तुम्हारी परीक्षा लेना है। सनी ने तुरंत सवाल किया, लेकिन आपको ये कैसे पता? जब किसी को ये तक नहीं मालूम कि नाइटमेयर स्पेल आखिर है क्या और कैसे काम करता है, तो फिर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो लोग असली नहीं हैं? बूढ़ा अधिकारी कुछ पल तक उसे चुपचाप देखता रहा, फिर धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, क्योंकि हो सकता है तुम्हें उन्हें मारना पड़े, और अगर तुम उन्हें असली इंसान समझोगे तो फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपने भले के लिए यही मानो कि वो सिर्फ इल्यूजन्स हैं। सनी ने धीरे से सिर हिला दिया। समझ गया। अधिकारी ने भी सिर हिलाया और आगे बोलना शुरू किया। फर्स्ट नाइटमेयर में बहुत कुछ किस्मत पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर स्पेल तुम्हें ऐसी परीक्षा देता है जिसे पार करना नामुमकिन नहीं होता। तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे पास मौजूद साधन और जिन क्रीचर्स का सामना करना होगा, सब कुछ तुम्हारी क्षमता के हिसाब से तय किया जाता है। स्पेल परीक्षा लेता है, सीधे मौत की सजा नहीं देता। फिर उसने सनी को गौर से देखा और कहा, हाँ, तुम्हारी हालत बाकी लोगों से थोड़ी खराब है, लेकिन बाहरी इलाकों में पले बढ़े बच्चे आसानी से हार नहीं मानते, इसलिए अभी से खुद को मरा हुआ मत समझना। सनी ने बस उनींदी आवाज में कहा। अब उसकी आंखें बार बार बंद होने लगी थीं और बातचीत पर ध्यान देना भी मुश्किल होता जा रहा था। तभी अधिकारी फिर बोला, और रही बात उन जादुई शक्तियों की, अगर तुम नाइटमेयर के आखिर तक जिंदा रहे तो तुम्हें वो जरूर मिलेंगी, लेकिन तुम्हें कैसी शक्ति मिलेगी ये तुम्हारी जन्मजात क्षमता और परीक्षा के दौरान किए गए फैसलों पर निर्भर करेगा। हालांकि कुछ ताकतें तुम्हें शुरुआत से ही मिल जाएंगी। अब बूढ़े अधिकारी की आवाज सनी को बहुत दूर से आती हुई महसूस होने लगी थी। उसकी पलकों का बोझ हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। अधिकारी बोलता रहा, नाइटमेयर के अंदर पहुंचते ही सबसे पहला काम अपने एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट को देखना। अगर तुम्हें सोर्ड्समैन, आर्चर या किसी दूसरे कॉम्बैट एस्पेक्ट जैसा कुछ मिला तो तुम्हारी मुश्किल काफी कम हो जाएगी, और अगर उसके साथ कोई फिजिकल एट्रीब्यूट भी मिला तो समझो तुम्हारी किस्मत चमक गई। वैसे कॉम्बैट एस्पेक्ट सबसे ज्यादा आम होते हैं, इसलिए उनके मिलने की संभावना भी सबसे ज्यादा रहती है। धीरे धीरे पूरा आर्मर्ड रूम सनी की आंखों के सामने धुंधला पड़ने लगा, लेकिन अधिकारी अब भी बोल रहा था, अगर किस्मत खराब रही और तुम्हारा एस्पेक्ट लड़ाई से जुड़ा नहीं निकला तो भी हिम्मत मत हारना। सॉर्सरी और यूटिलिटी एस्पेक्ट्स भी अपने अपने तरीके से बेहद काम के होते हैं, बस तुम्हें उनका इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। इस दुनिया में लगभग कोई भी एस्पेक्ट पूरी तरह बेकार नहीं होता, इसलिए जो भी हो हर हाल में जिंदा रहने की कोशिश करना। फिर उसकी आवाज आखिरी बार साफ सुनाई दी, अगर तुम बच गए तो अवेकेंड बनने का आधा सफर पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम मर गए तो असली दुनिया में एक नाइटमेयर क्रीचर के आने का गेट खुल जाएगा, और फिर उस मॉन्स्टर से लड़ना मेरी टीम और मेरे साथियों की जिम्मेदारी होगी। इसलिए सनलेस कोशिश करना कि मत मरना। आधी नींद में डूब चुके सनी को पहली बार लगा कि शायद ये बूढ़ा अधिकारी सच में उसकी चिंता कर रहा है, लेकिन अगले ही पल अधिकारी ने धीमी आवाज में एक और बात जोड़ दी, या कम से कम इतनी जल्दी मत मरना। सबसे नजदीकी अवेकेंड को यहां पहुंचने में अभी कई घंटे लगेंगे। तब तक अगर तुम जिंदा रहो तो हमें उस नाइटमेयर क्रीचर से अकेले लड़ना नहीं पड़ेगा। सनी के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, क्या? और उसी पल उसकी चेतना पूरी तरह डूब गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। फिर उसी असीम अंधकार के बीच एक हल्की सी जानी पहचानी आवाज गूंजी, एस्पिरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल। सनी ने सपना देखा कि उसके सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा है। ये पहाड़ बाकी पूरी पर्वत श्रृंखला से कहीं ज्यादा ऊंचा और डरावना था। उसकी नुकीली चोटियां रात के आसमान को चीरती हुई ऊपर तक जा रही थीं, और आसमान में चमकता हुआ चांद अपनी फीकी भूतिया रोशनी से उसकी ढलानों को रोशन कर रहा था। इसके बाद सूरज पश्चिम से उगा, पूरे आसमान को पार करता हुआ पूर्व की तरफ चला गया और फिर वहां भी गायब हो गया। जमीन पर पड़ी बर्फ की परतें पीछे हटने लगीं और बर्फ के टुकड़े हवा में ऊपर उठकर वापस बादलों में जाने लगे। ये सब देखकर सनी को एहसास हुआ कि वो समय को उल्टी दिशा में बहते हुए देख रहा है। पलक झपकते ही सैकड़ों साल बीत गए। बर्फ पूरी तरह पीछे हट गई और उसके नीचे वही पुराना रास्ता दिखाई देने लगा। तभी सनी की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि रास्ते पर जगह जगह इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थीं,
लेकिन अगले ही पल वो हड्डियां भी गायब हो गईं और उनकी जगह एक स्लेव कैरावैन दिखाई देने लगी, जो जंजीरों की खड़खड़ाहट के बीच पहाड़ से नीचे की ओर उल्टी दिशा में बढ़ रही थी। कुछ देर के लिए समय धीमा पड़ा, फिर पूरी तरह रुक गया, और उसके बाद सब कुछ अपनी सामान्य गति से चलने लगा। तभी अंधेरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, एस्पिरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल, प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल। सनी के दिमाग में तुरंत सवाल उठा, ये आखिर चल क्या रहा है? कदम दर कदम वो आगे बढ़ रहा था। उसके खून से सने पैरों में लगातार हल्का लेकिन परेशान करने वाला दर्द हो रहा था, और जमा देने वाली ठंड उसके पूरे शरीर को कंपा रही थी। उसने सिर्फ एक पतली सी ट्यूनिक पहन रखी थी, जो इस बेरहम हवा के सामने लगभग बेकार थी, लेकिन उसके हाथों की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। आयरन शैकल्स ने उसकी कलाइयों की त्वचा बुरी तरह रगड़ दी थी, और जब भी ठंडी धातु घायल हिस्से से छूती, तेज दर्द उसके पूरे शरीर में दौड़ जाता। सनी ने चारों तरफ देखते हुए सोचा, मुझे आखिर किस तरह की मुसीबत में डाल दिया गया है? सामने और पीछे देखते ही उसे पता चला कि एक लंबी चेन पूरे रास्ते में फैली हुई है और उसमें दर्जनों लोग बंधे हुए हैं। उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और उनकी हालत सनी जैसी ही थी। वो सभी स्लेव्स थे। सनी के आगे चौड़े कंधों वाला एक आदमी चल रहा था, फिर भी वो एक नियंत्रित रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। उसके पीछे एक चालाक और बेचैन नजरों वाला आदमी था, जो धीमी आवाज में किसी अनजान भाषा में गालियां बड़बड़ा रहा था। अजीब बात यह थी कि सनी उस भाषा को पहले कभी नहीं जानता था, फिर भी उसका मतलब समझ पा रहा था। समय समय पर प्राचीन शैली का आर्मर पहने हुए आर्म्ड हॉर्समैन उनके पास से गुजरते और स्लेव्स को ऐसी नजरों से देखते जैसे मौका मिलते ही उन्हें कुचल देंगे। हालात को किसी भी नजरिए से देखा जाए, सनी की स्थिति बेहद खराब थी, फिर भी वो घबराने से ज्यादा हैरान था। फर्स्ट नाइटमेयर के बारे में उसने जो कुछ सुना था, उसके हिसाब से नए एस्पिरेंट्स को शुरुआत में कम से कम कुछ मौके दिए जाते थे। उन्हें आमतौर पर किसी प्रिविलेज्ड या वॉरियर कास्ट का हिस्सा बनाया जाता था, ताकि उनके पास हथियार और जरूरी साधन हों और वो किसी भी खतरे से निपटने की कोशिश कर सकें। लेकिन यहाँ सनी की शुरुआत एक ऐसे बेबस स्लेव के रूप में हुई थी जो पहले से ही जंजीरों में जकड़ा हुआ था और आधा मरा जैसा महसूस कर रहा था। इससे ज्यादा खराब शुरुआत की कल्पना करना भी मुश्किल था। फिर भी सनी को पुराने पुलिस अधिकारी की बात याद आई। स्पेल का मकसद सिर्फ किसी को मारना नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा लेना था। इसलिए सनी को भरोसा था कि इतनी खराब शुरुआत के बदले स्पेल उसे कोई फायदा जरूर देगा। कम से कम एक शक्तिशाली एस्पेक्ट तो मिलना ही चाहिए। उसने मन ही मन सोचा, चलो देखते हैं ऐसे चेक कैसे करना है। बचपन में पढ़े गए पॉपुलर वेबटून्स उसे याद आए। उसने ध्यान केंद्रित किया और मन में स्टेटस, माई सेल्फ और इन्फॉर्मेशन जैसे शब्द सोचने लगा। और सच में जैसे ही उसने ऐसा किया, हवा में चमकते हुए कुछ रून्स दिखाई देने लगे। सनी उस प्राचीन भाषा को पढ़ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उन रून्स का मतलब उसे अपने आप समझ में आ रहा था। उसने तेजी से अपने एस्पेक्ट वाली रून खोजी, और उसे देखते ही उसका बचा खुचा संयम भी खत्म हो गया। क्या? ये क्या बकवास है? हवा में चमकती रून्स के सामने सनी कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। फिर उसने अपनी आंखों पर भरोसा करने की कोशिश की, लेकिन जो कुछ लिखा था उसे बदलना तो दूर, उससे नजर हटाना भी मुश्किल था। उसके सामने उसकी पूरी जानकारी दिखाई दे रही थी। नेम सनलेस, ट्रू नेम पता नहीं, रैंक एस्पायरेंट, सोल कोर डोरमेंट, मेमोरीज currently unavailable, echoes unavailable। एट्रीब्यूट्स में दिखता है उसके पास 3 हैं। पहला फेटेड, दूसरा मार्क ऑफ डिविनिटी एंड तीसरा चाइल्ड ऑफ शैडोज। और बात करें एस्पेक्ट की तो वो हैं टेम्पल स्लेव। और लास्ट एस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, स्लेव एक निकम्मा और निकम्मा प्राणी होता है जिसमें किसी काम की कोई प्रतिभा या क्षमता नहीं होती। टेम्पल का स्लेव भी ठीक वैसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि वह बहुत कम मिलता है। सनी की आंखें इस आखिरी लाइन पर टिक गईं। वो कुछ पल तक बिना पलक झपकाए रूनस को देखता रहा, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो कि शायद वो कोई गलती देख रहा है। इतनी खराब किस्मत आखिर किसी की कैसे हो सकती थी? उसके दिमाग में तुरंत आया, कोई बेकार एस्पेक्ट नहीं होता। हाँ, मेरी ऐसी की तैसी। उसी समय उसके कदमों की लय बिगड़ गई और उसका पैर लड़खड़ा गया। उसके शरीर का भार चेन पर पड़ा और पूरी चेन जोर से खींच गई। पीछे चल रहे बेचैन स्लेव ने तुरंत गुस्से में चिल्लाकर कहा, अबे कमीने, देखकर चला कर। सनी ने झट से रून्स को गायब कर दिया। वैसे भी वो सिर्फ उसी को दिखाई दे रही थीं। फिर उसने अपना संतुलन संभाला और दोबारा ठीक से चलने लगा, लेकिन ऐसा करते समय चेन एक बार फिर उसकी वजह से खींच गई। पीछे वाला स्लेव और ज्यादा भड़क गया, हरामखोर, तुझे जान से मार दूंगा। सनी के आगे चल रहे चौड़े कंधों वाले आदमी ने बिना पीछे मुड़े हल्की हंसी हंसी। क्यों इतनी मेहनत करेगा? ये कमजोर लड़का तो सूरज निकलने से पहले ही मर जाएगा। ये पहाड़ खुद इसे खत्म कर देगा।
कुछ सेकंड बाद उसने उदासीन आवाज में आगे कहा, असल में ये पहाड़ तुझे और मुझे भी मारेगा, बस थोड़ा देर से। मुझे समझ नहीं आता कि इंपीरियल्स आखिर हमें इस जमा देने वाली ठंड में जबरदस्ती क्यों घसीट रहे हैं। पीछे वाला बेचैन आदमी तुरंत बोल पड़ा, अपनी बात अपने तक रख बेवकूफ, मैं तो जिंदा बचने वाला हूं। सनी ने दोनों की बातें सुनकर चुपचाप सिर हिलाया और अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाया कि अगली बार वो गिरे नहीं। मन ही मन उसने सोचा, वाह क्या शानदार जोड़ी है। तभी पीछे से एक तीसरी आवाज बातचीत में शामिल हुई। इस बार आवाज शांत, नरम और समझदार थी। इस मौसम में ये माउंटेन पास आमतौर पर इतना ठंडा नहीं होता। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है, और मेरी सलाह मानो तो इस लड़के को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। चौड़े कंधों वाला आदमी तुरंत पूछ बैठा, क्यों? सनी ने भी थोड़ा सिर घुमाया और ध्यान से सुनने लगा। उस नरम आवाज वाले स्लेव ने कहा, क्या तुमने इसके शरीर पर बने निशान नहीं देखे? ये हमारी तरह नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग कर्ज, अपराध या बदकिस्मती की वजह से स्लेव बने हैं, लेकिन ये पैदा ही स्लेव हुआ था, और वो भी एक टेम्पल स्लेव। कुछ ही समय पहले इंपीरियल्स ने शैडो गॉड का आखिरी टेम्पल भी नष्ट कर दिया था। मेरा अंदाजा है कि इसी वजह से ये लड़का यहां पहुंचा है। चौड़े कंधों वाले आदमी ने पीछे मुड़कर सनी को देखा और फिर बोला, तो क्या हुआ? हमें किसी आधे भूले हुए कमजोर गॉड से डरने की जरूरत क्यों है? वो अपने ही टेम्पल्स तक नहीं बचा पाया। नरम आवाज वाला स्लेव शांत रहा। एम्पायर को शक्तिशाली वॉर गॉड की सुरक्षा हासिल है, इसलिए उन्हें कुछ टेम्पल्स जलाने से डर नहीं लगता। लेकिन यहां हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। क्या सच में तुम किसी गॉड का गुस्सा मोल लेना चाहते हो? चौड़े कंधों वाला आदमी बस गुर्राया और चुप हो गया। शायद उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी उनकी बातचीत को एक जवान सोल्जर ने रोक दिया, जो एक बेहद खूबसूरत सफेद घोड़े पर सवार होकर उनकी तरफ आ रहा था। उसने साधारण लेदर कुरेस पहन रखा था। उसकी चाल ढाल से साफ पता चलता था कि वो किसी अच्छे घराने से आता है। सनी को सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात से हुई कि वो कमीना देखने में भी काफी खूबसूरत था। सनी ने मन ही मन सोचा, अगर ये कोई हिस्टोरिकल ड्रामा होता तो यही इसका मेल लीड होता। सोल्जर ने पूछा, यहां क्या हो रहा है? उसकी आवाज में कोई खास धमकी नहीं थी, उल्टा उसमें हल्की चिंता भी सुनाई दे रही थी। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर वही नरम आवाज वाला स्लेव बोला, कुछ नहीं सर, हम सब बस थक चुके हैं और बहुत ठंड भी लग रही है, खासकर ये छोटा लड़का। इतनी लंबी यात्रा इसके जैसे कम उम्र वाले के लिए काफी मुश्किल है। सोल्जर ने सनी की तरफ देखा और उसकी आंखों में दया आ गई। सनी के मन में तुरंत आया, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम खुद मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हो। लेकिन उसने ये बात बाहर नहीं कही। जवान सोल्जर ने सनी को कुछ पल तक देखा, फिर हल्की सांस छोड़ते हुए अपनी कमर से एक फ्लास्क निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। थोड़ा और सह लो बच्चे, हम जल्द ही रात के लिए रुकेंगे, तब तक ये लो और थोड़ा पानी पी लो। सनी के दिमाग में तुरंत गुस्सा आया, बच्चा? मुझे बच्चा कह रहे हो? उसका पतला शरीर और छोटा कद कुपोषण की वजह से था, इसलिए लोग अक्सर उसे उसकी असली उम्र से छोटा समझ लेते थे। आमतौर पर सनी इस गलत फहमी का फायदा उठाने में बिल्कुल नहीं हिचकता था, लेकिन इस समय किसी के मुंह से बच्चा सुनना उसे अजीब तरह से चुभ गया। फिर भी उसकी हालत ऐसी थी कि पानी की जरूरत उसे सच में थी। वो फ्लास्क लेने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक हवा में एक तेज आवाज गूंजी। किसी ने जोर से विप चलाया था। अगले ही पल सनी की पीठ में ऐसा दर्द उठा कि उसकी पूरी दुनिया हिल गई। विप ने उसकी ट्यूनिक को पीछे से चीर दिया था और उसकी त्वचा से खून निकल आया था। दर्द के कारण वो लड़खड़ा गया और फिर से चेन को खींच बैठा। पीछे चल रहे बेचैन स्लेव ने तुरंत गुस्से में गाली दे दी। कुछ कदम पीछे एक दूसरा सोल्जर अपने घोड़े पर रुक गया। ये उम्र में बड़ा था और उसके चेहरे पर पहले वाले सोल्जर की तुलना में कहीं ज्यादा कठोरता थी। सनी की पीठ पर पड़ा विप उसी के हाथ में था। उसने स्लेव्स की तरफ देखने की जहमत तक नहीं उठाई और सीधे उस जवान सोल्जर को घूरते हुए सख्त आवाज में पूछा, तुम कर क्या रहे हो? जवान सोल्जर का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने जवाब दिया, मैं बस इस लड़के को थोड़ा पानी दे रहा था। बड़ा सोल्जर भड़क गया, बाकी सबको जब कैंप लगाया जाएगा तभी पानी मिलेगा, जवान सोल्जर ने धीमे से कहा। लेकिन बड़ा सोल्जर ने तुरंत उसकी बात काट दी, अपना मुंह बंद रखो, ये स्लेव्स तुम्हारे दोस्त नहीं है, समझे? ये लोग इंसान भी नहीं है। अगर तुम इनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करोगे तो ये खुद को कुछ समझने लगेंगे। जवान सोल्जर ने एक बार सनी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने सिर झुका लिया और फ्लास्क वापस अपनी बेल्ट में रख लिया। बड़ा सोल्जर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, दोबारा इन स्लेव से दोस्ती करते हुए पकड़े मत जाना, न्यूबी, अगली बार मेरी विप तुम्हारी पीठ पर चलेगी। इसके बाद वो सोल्जर घोड़े को आगे बढ़ाते हुए वहां से निकल गया।
उसके जाते समय भी उसके पूरे शरीर से गुस्सा और धमकी झलक रही थी। सनी ने उसे जाते हुए देखा और अपने चेहरे पर छिपी हुई नफरत को बाहर नहीं आने दिया। लेकिन उसके दिमाग में एक बात साफ हो चुकी थी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मरते हुए सबसे पहले मैं तुम्हें ही देखना चाहता हूं। इसके बाद सनी ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और उस जवान सोल्जर को देखा जो अब भी सिर झुकाए हुए पीछे छूटता जा रहा था। सनी की आंखों में ठंडी चमक आ गई। और तुम्हारी बारी। उसके बाद नाइटमेयर स्पेल ने उसे जिस दुनिया में फेंका था, वहां उसकी शुरुआत एक टेम्पल स्लेव के रूप में हुई थी और उसका एस्पेक्ट भी किसी काम का नहीं था। फिर भी सनी के लिए सबसे बड़ी समस्या उसका कमजोर शरीर नहीं था। असली खतरा यह था कि इस दुनिया में उसे अपनी स्थिति बदलने के लिए किसी और पर भरोसा नहीं करना था। उसे खुद ही कोई रास्ता ढूंढना था। कुछ समय बाद शाम हो जाती है और आखिरकार वे लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तभी वह पागल बूढ़ा अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, रुको! मार्च खत्म। आज रात हम यहीं कैंप करेंगे। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है और फिर देखते ही देखते अंधेरा छा जाता है। आसमान में चांद बिल्कुल किसी जेड सिल्वर की तरह चमक रहा था, जिसकी हल्की रोशनी पूरे मैदान पर फैल रही थी। मरियल स्लेव्स ने बिना एक पल गंवाए तुरंत आग जला ली और उसके ऊपर कुछ पकने के लिए रख दिया। शायद पानी हो या फिर खाने की कोई चीज। हालांकि जहां तक मुझे लगता है वो सिर्फ पानी ही होगा, क्योंकि अपने सारे बंदे अभी भी गरीब स्लेव्स हैं, जिनके लिए पेट भर खाना भी किसी सपने से कम नहीं है। दूर से देखने पर पहाड़ के बगल में स्लेव्स ने अपने टेंट वगैरह लगा रखे थे। जगह जगह छोटी छोटी आग जल रही थी, जिनकी लौ अंधेरे में टिमटिमा रही थी। कुछ वॉरियर्स आग के आसपास बैठे आपस में उस सनकी बूढ़े आदमी की बुराई करने में लगे हुए थे। खुलकर उसकी चुगली कर रहे थे और मौका मिलते ही उसकी टांग खींचने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारा मरियल सनी द गोट बड़े आराम से बैठा सड़ा हुआ ब्रेड खा रहा था। हालांकि उसकी हालत ऐसी थी कि उसके लिए उसका स्वाद किसी शानदार दावत से कम नहीं लग रहा था। उसके पीछे चौड़ी छाती वाला एक आदमी बैठा हुआ था। वह नरूटो और सस्के के प्यार की निशानी को धीरे धीरे खरोंचते हुए गुस्से में बड़बड़ाता है, लानत है इन इंपीरियल बास्टर्ड्स पर। वहीं सनी और उसके बगल में बैठा सांडू बड़े मजे से ब्रेड खाने में जुटे हुए थे, जैसे कोई अभी इसी वक्त उनके हाथ से खाना छीनकर भाग जाएगा। पीले बालों वाला आदमी, आई थिंक उसके ब्लॉन्ड हेयर हैं, शायद, पता नहीं, लेकिन आगे हम इसे इसी नाम से बुलाएंगे। वह ब्रेड का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए शिकायत भरे अंदाज में कहता है, मैंने जेल में इससे बेहतर खाना खाया है, जबकि हम में से ज्यादातर लोग फांसी के तख्ते पर जाने का इंतजार कर रहे थे। सनी उसकी बात सुनकर मन ही मन सोचता है, ये पागल सन की, इसे बस शिकायत करने का मौका दे दो, फिर देखो। सुबह से इस घमंडी ने मेरा दिमाग चाट कर रख दिया है। हर बात में इसे कोई ना कोई परेशानी ढूंढनी ही होती है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, खाना खाने के मामले में ये पक्का उस्ताद है। फिर सनी अपनी जंजीरों की तरफ नजर डालता है और मन ही मन बड़बड़ाता है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से इन जंजीरों में बंधे हुए हैं, इसलिए मेरे पास ज्यादा कोई विकल्प भी नहीं है। क्या सिरदर्द है। एक लंबी सांस छोड़ते हुए वह फिर सोचता है, लेकिन फिर भी मुझे जितना हो सके इससे अपनी दूरी बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं। इसके बाद कुछ मिनटों तक सनी का मूड काफी खराब रहा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर आसपास की ताजी हवा का आनंद लेने की कोशिश की। असल दुनिया में इतनी साफ हवा मिलना लगभग नामुमकिन था। हवा में माइक्रोडस्ट और तरह तरह के पोल्यूटेंट्स भरे रहते थे। ऊपर से आउटस्कर्ट्स की अपनी अलग बदबू थी। शहर के बेहतर इलाकों में सोफिस्टिकेटेड फिल्ट्रेशन सिस्टम्स लगातार हवा को साफ करते रहते थे, लेकिन फिल्टर्ड एयर भी कुछ हद तक बांसी और नकली सी लगती थी। असली साफ और सुखद हवा का मजा सिर्फ बेहद अमीर लोग ही ले सकते थे। और अब सनी यहां बैठा था जैसे किसी अमीर चैबोल परिवार का दूसरी पीढ़ी का वारिस हो और जितनी चाहे उतनी शुद्ध हवा मुफ्त में सांसों में भर सकता था। उसने मन ही मन सोचा, यानी उसके पास अभी भी एक मौका था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सनी ने एक बार फिर अपना स्टेटस देखने का फैसला किया। उसने ध्यान लगाया और चमकती हुई रून्स को दोबारा अपने सामने बुला लिया। पिछली बार एस्पेक्ट देखकर उसका दिमाग इतना खराब हो गया था कि उसने अपने एट्रीब्यूट्स को ठीक से देखा ही नहीं था। जबकि किसी इंसान का एस्पेक्ट जितना महत्वपूर्ण होता है, कई बार उसके एट्रीब्यूट्स भी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित हो सकते थे। एट्रीब्यूट्स किसी व्यक्ति की प्राकृतिक खूबियों और उसकी अलग अलग एफिनिटीज को दर्शाते थे। कई बार इनमें पैसिव एबिलिटीज और दूसरे खास इफेक्ट्स भी छिपे होते थे। सनी ने सबसे पहले अपने एट्रीब्यूट्स को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। फेटेड एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन। किस्मत की डोरियां तुम्हारे चारों ओर कसकर लिपटी हुई हैं। तुम्हारी मौजूदगी अपने साथ ऐसी घटनाओं को खींच लाती है जिनके होने की संभावना बेहद कम होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं और कुछ कर्स्ड,
लेकिन दोनों का एक साथ होना बेहद दुर्लभ है। सनी ने इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते ही कुछ पल सोचा। हम दिलचस्प। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी मौजूदा हालत का सबसे बड़ा कारण शायद यही एट्रीब्यूट था। पहली नजर में फेटेड का मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सनी किसी खास फेट के लिए पैदा हुआ हो, शायद किसी दिन बेहद दुखद तरीके से मरना और बिना कोई निशान छोड़े दुनिया से गायब हो जाना। लेकिन डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद उसे असली मतलब समझ आया। फेटेड का मतलब ये नहीं था कि उसकी किस्मत पहले से तय थी, बल्कि उसकी मौजूदगी के आसपास ऐसी घटनाएं होने की संभावना ज्यादा थी जो सामान्य तौर पर बेहद असंभव होती। सनी ने मन ही मन सोचा, तो शायद इसी वजह से मुझे इतना दुर्लभ और बेकार एस्पेक्ट मिला है, और ऊपर से उसका ये अजीब वेरिएंट भी। उसने आगे अपने दूसरे एट्रीब्यूट्स को देखा। सनी को अंदाजा था कि फेटेड शायद उसका इन्नेट एट्रीब्यूट था, जबकि बाकी दोनों टेम्पल स्लेव एस्पेक्ट से जुड़े हुए थे। अगला था मार्क ऑफ डिविनिटी। इसका मतलब काफी सीधा था। सनी के अंदर डिविनिटी की हल्की सी छाप मौजूद थी, जैसे बहुत पहले कभी किसी दिव्य शक्ति ने उसे हल्के से छुआ हो। इस एट्रीब्यूट की वजह से उसे ड्रीम रेल्म के कुछ सीक्रेट प्लेसेस में प्रवेश मिल सकता था और कुछ खास तरह की सॉर्सरी को मजबूत किया जा सकता था। लेकिन फिलहाल आसपास कोई सीक्रेट प्लेस था ही नहीं, और उसका एस्पेक्ट भी सॉर्सरी से बिल्कुल संबंधित नहीं था। इसीलिए ये एट्रीब्यूट भी उसके लिए फिलहाल बेकार ही था। इसके बाद सनी की नजर चाइल्ड ऑफ शैडोज पर गई। ये एट्रीब्यूट बाकी दोनों से काफी अलग था। उसने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना था और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये आखिर करता क्या है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे इसका पहला फायदा खुद महसूस हो गया। सनी ने महसूस किया कि वो अंधेरे में भी बिल्कुल साफ देख पा रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी दिन का उजाला हो। सनी हैरान रह गया। इतनी आसान लेकिन उपयोगी एबिलिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, और उसके मन में यह संभावना भी आई कि शायद शैडोज आगे चलकर उसे कुछ और अनजान गिफ्ट्स दें। आखिरकार कुछ तो काम का मिला। तभी वही नरम और समझदार आवाज फिर सुनाई दी। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि उन बेरीज को खाने की कोशिश मत करना, दोस्त। सनी ने पीछे मुड़कर पहली बार उस आदमी को ठीक से देखा, जिसकी आवाज वो काफी देर से सुन रहा था। वो 40 के आसपास की उम्र का एक लंबा आदमी था। उसका शरीर पतला था, चेहरा असामान्य रूप से आकर्षक, और उसकी पूरी पर्सनैलिटी किसी विद्वान जैसी गरिमापूर्ण लग रही थी। सनी को समझ नहीं आया कि इतना सभ्य और पढ़ा लिखा दिखने वाला आदमी स्लेव कैसे बन गया। फिर भी वो उसी चेन में बंधा हुआ था। बेचैन स्लेव ने उसकी बात सुनते ही चिढ़कर पूछा, तुम और तुम्हारी सलाह क्या है? क्यों नहीं? स्कॉलर जैसे दिखने वाले उस आदमी ने हल्की सी माफी वाली मुस्कान दी और समझाया, इन बेरीज को ब्लड बेन कहा जाता है। ये उन जगहों पर उगती हैं जहां कभी इंसानों का खून बहा हो। इसी वजह से स्लेव ट्रेड रूट्स के आसपास तुम्हें ऐसी बेरीज काफी संख्या में दिखाई देंगी। बेचैन स्लेव ने हैरानी से पूछा, तो क्या हुआ? उस बुजुर्ग आदमी ने थकी हुई सांस ली और कहा, ब्लड बेन जहरीली होती है। एक वयस्क इंसान को मारने के लिए इसकी कुछ बेरीज ही काफी हैं। बेचैन स्लेव का चेहरा तुरंत बदल गया। धिक्कार है! वो झटके से पीछे हटा और स्कॉलर को घूरने लगा। सनी ने उनकी बातचीत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसी समय आसपास देखते हुए उसे आखिरकार समझ आ गया था कि वे किस जगह कैंप लगाए बैठे हैं। सनी की नजरें उस जगह पर टिक गईं और उसके दिमाग में तुरंत नाइटमेयर की शुरुआत वाला दृश्य वापस आ गया। यही वो जगह थी जिसे उसने अपनी शुरुआती विजन में देखा था। इसी जगह की बर्फ के नीचे उन स्लेव्स की हड्डियां दबी हुई थीं, जिनका भविष्य उसने समय के उल्टे बहाव में देखा था। सनी के लिए ये कोई संयोग नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि जिस चीज ने उन सभी स्लेव्स को खत्म किया था, वो घटना अब ज्यादा दूर नहीं थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वही पहाड़, वही रास्ता, वही बर्फ और वही जगह, सब कुछ उसकी विजन से मेल खा रहा था। इसका मतलब साफ था कि उसका अनुमान सही था। जो कुछ उसने भविष्य की झलक में देखा था, वो अब जल्द ही सच होने वाला था। सनी मन ही मन तैयार रहने लगा। उसे नहीं पता था कि आखिर कौन सा मॉन्स्टर हमला करेगा, कितने होंगे या उससे बचने का रास्ता क्या होगा। लेकिन इतना जरूर पता था कि अगर उसने अभी से सावधानी नहीं बरती तो कुछ ही घंटों में उसका अंत भी उन्हीं स्लेव्स जैसा हो सकता था। उसकी नजरें अंधेरे पहाड़ों पर टिकी थीं और दिमाग तेजी से संभावनाएं तलाश रहा था। तभी अचानक, जैसे उसके विचारों का जवाब देते हुए, ऊपर आसमान की दिशा से एक भयानक और भारी आवाज गूंजी। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कैंप जैसे एक पल के लिए थम गया। सनी ने तुरंत ऊपर देखा। अगले ही सेकंड आसमान से कोई विशाल चीज तेजी से नीचे गिरती हुई दिखाई दी। वो इतनी बड़ी थी कि उसकी परछाई ने एक पल के लिए ऊपर की रोशनी तक ढक दी, और अगले ही पल वो विशाल चीज पूरी ताकत से आसमान से नीचे आकर कैंप की तरफ टूट पड़ी। तेज धमाके की आवाज सुनते ही कई स्लेव्स ने घबराकर अपना सिर ऊपर उठाया, लेकिन ऊपर देखने की गलती करते ही उनके सामने आसमान से चट्टानों और बर्फ के भारी टुकड़ों की बारिश शुरू हो चुकी थी।
पूरा कैंप अफरा तफरी में बदल गया। स्लेव्स चीखते हुए इधर उधर भागने लगे, लेकिन उनकी चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इसलिए एक के गिरते ही कई और लोग उसके साथ जमीन पर जा गिरे। काले पत्थरों पर पड़ती आग की रोशनी में उनके आसपास की शैडोज अजीब तरह से नाच रही थीं। सनी उन गिने चुने लोगों में था जो अब भी खड़े थे, और इसकी वजह थी कि वो पहले ही कुछ गड़बड़ होने की उम्मीद कर चुका था। उसने बिना घबराए रात के आसमान की तरफ देखा। उसके एट्रीब्यूट से बढ़ी हुई नजरें अंधेरे को आसानी से भेद रही थीं। फिर उसने बेहद शांत तरीके से एक कदम पीछे लिया। पूरे इलाके में दर्द से चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। तभी वही वेटरन सोल्जर जिसने कुछ घंटे पहले सनी की पीठ पर व्हिप चलाई थी, गुस्से में चिल्लाया, खड़े हो जाओ बेवकूफों, उस दीवार की तरफ जाओ। वो स्लेव्स को पहाड़ की ढलान की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था, जहां उन्हें कम से कम कुछ सुरक्षा मिल सकती थी। लेकिन इससे पहले कि कोई उसके आदेश पर अमल कर पाता, एक और विशाल चीज आसमान से नीचे आकर पत्थरों के बीच जोर से गिरी। जमीन तक कांप उठी। वो चीज कैरावान और पहाड़ की दीवार के बीच गिरी थी, और उसके गिरते ही कुछ सेकंड के लिए पूरा इलाका बिल्कुल शांत हो गया। पहली नजर में वो गंदी बर्फ का एक बड़ा सा गोल ढेर लग रही थी, जो घोड़े पर बैठे सोल्जर जितनी ऊंची थी। लेकिन अगले ही पल उस ढेर ने अपने लंबे अंग फैलाने शुरू किए। जैसे ही वो जीव सीधा खड़ा हुआ, उसकी असली शक्ल सामने आई, और उसने पूरे पत्थरीले प्लेटफॉर्म पर मौत की किसी भयानक निशानी की तरह अपना साया फैला दिया। सनी ने उसे देखकर सोचा, ये चीज कम से कम 4 मीटर लंबी तो होगी। उस क्रीचर के सिर्फ 2 छोटे से पैर थे, लेकिन उसका ढंसा हुआ और कमजोर दिखने वाला धड़ बेहद अजीब था। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे और कई जोड़ वाले थे। 2 हाथों के अंत में डरावने हड्डी जैसे पंजे थे, जबकि बाकी 2 थोड़े छोटे थे और उनके सिरे लगभग इंसानी उंगलियों जैसे दिखते थे। जिस चीज को सनी ने पहले गंदी बर्फ समझा था, वो असल में उसका फर था। उसका फर पीला, भूरा, गंदा और बुरी तरह फटा हुआ था, लेकिन इतना घना था कि शायद तीर और तलवार तक उसे आसानी से पार न कर पाए। उसके सिर पर 5 दूधियां सफेद आंखें थीं, जो स्लेव्स को किसी कीड़े की तरह बिना किसी भावना के देख रही थीं। उन आंखों के नीचे एक भयानक मुंह आधा खुला था, जिसमें रेजर जैसे नुकीले दांतों की कई कतारें थीं। उसके मुंह से गाढ़ा लार बह रहा था और बर्फ पर टपक रहा था। लेकिन सनी को सबसे ज्यादा बेचैन उस क्रीचर की त्वचा के नीचे दिखाई दे रही अजीब चीजों ने किया। उसकी त्वचा के अंदर कुछ लंबी कीड़े जैसी आकृतियां लगातार हिल रही थीं। दुर्भाग्य से सनी उस मॉन्स्टर के सबसे करीब खड़े लोगों में से एक था, इसलिए उसे इस भयानक चीज का सबसे नजदीक से नजारा मिल रहा था। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, ये तो जरूरत से कुछ ज्यादा ही भयानक है। और उसी पल मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। उसने अपने पंजे सनी की दिशा में झटके से घुमाए, लेकिन सनी पहले ही तैयार था। बिना एक सेकंड गंवाए उसने चेन की सीमा तक जितनी तेजी से हो सकता था, उतनी तेजी से बगल की तरफ छलांग लगा दी। ऐसा करते हुए उसने अपने और मॉन्स्टर के बीच चौड़े कंधों वाले स्लेव को डाल दिया। उसकी ये चाल उसकी जिंदगी बचाने वाली थी। मॉन्स्टर के तलवार जितने लंबे पंजे अगले ही पल उस आदमी के शरीर को चीरते हुए निकल गए और चारों तरफ गर्म खून की धारें उछल गईं। सनी भी उस खून से भीग गया और जमीन पर जा गिरा। उसी समय उसके ऊपर उस स्लेव की लाश आकर गिर पड़ी। सनी ने दबे हुए गुस्से में सोचा, यार, इतना भारी क्यों है तू? लाश के नीचे दबे होने के कारण सनी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और उसके ऊपर से एक विशाल शैडो गुजर गई। अगले ही पल रात का सन्नाटा स्लेव्स की चीखों से भर उठा। सनी ने बाहर हो रही तबाही पर ध्यान देने के बजाय पूरी ताकत से लाश को अपनी तरफ से हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी चेन जोर से खिंच गई। उसके साथ उसकी कलाइयां भी मुड़ गईं और तेज दर्द उसके दिमाग तक दौड़ गया। कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे कुछ कदम तक घसीट रहा है। फिर अचानक चेन ढीली पड़ गई और सनी दोबारा अपने हाथों को हिला पाया। उसने राहत की सांस लेते हुए सोचा, देखा, हालात इससे भी खराब हो सकते थे। उसने दोनों हथेलियां उस मृत स्लेव की छाती पर जमाई और पूरी ताकत से धक्का देना शुरू किया। लाश काफी भारी थी और आसानी से हिलने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन आखिरकार वो एक तरफ लुढ़क गई और सनी उसके नीचे से निकल पाया। उसे आजाद होने की खुशी मनाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि उसी पल उसके शरीर का पूरा खून जैसे बर्फ बन गया। उसकी हथेलियां अभी भी उस चौड़े कंधों वाले स्लेव की खून से सनी लाश पर टिकी थीं, और उन्हीं हथेलियों के नीचे उसे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। सनी का चेहरा बदल गया। उसने मन ही मन खुद को कोसा, तुझे बस यही सोचना था कि इससे भी बुरा हो सकता है, बेवकूफ। दूसरी तरफ ढेर सारी शैडोज हवा में नाच रही थीं और मॉन्स्टर चीखते हुए स्लेव्स के बीच तबाही मचा रहा था। फिर सनी ने दोबारा उस लाश पर नजर डाली।
उसका शरीर अब पहले से ज्यादा जोर जोर से कांप रहा था। लाश के दूसरी तरफ वही बेचैन और चालाक स्लेव खड़ा था। उसका मुंह खुला हुआ था और चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। सनी ने उसे हाथ से इशारा करके अपनी तरफ ध्यान दिलाया। क्या घूर रहा है? इससे दूर हट। वो स्लेव पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन तुरंत जमीन पर जा गिरा। चेन उन तीनों के बीच उलझ चुकी थी और चौड़े कंधों वाले स्लेव के भारी शरीर के नीचे दब गई थी। सनी ने गुस्से में दांत भींच लिए। उसकी आंखों के सामने उस लाश में एक ऐसी भयानक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी थी जिसे देखकर किसी की भी हालत खराब हो जाए। अजीब हड्डियों की ग्रोथ्स उसकी त्वचा को फाड़कर बाहर निकलने लगीं और नुकीले स्पाइक्स की तरह फैलने लगीं। उसकी मांसपेशियां उभरकर बुरी तरह हिल रही थीं, जैसे शरीर खुद को किसी नए आकार में ढाल रहा हो। उसकी उंगलियों के नाखून लंबे होकर तेज क्लॉज में बदलने लगे। उसका चेहरा जगह जगह से फट गया और एक टेढ़ा मेढ़ा मुंह खुल गया, जिसमें खून से सने सुई जैसे दांतों की एक अतिरिक्त कतार थी। सनी के मन में सिर्फ एक बात आई, ये सही नहीं है। उसका शरीर सिहर उठा और उसे उल्टी आने जैसी हालत होने लगी। असली समस्या ये थी कि पूरी स्थिति स्पेल के नियमों के हिसाब से गलत लग रही थी। नाइटमेयर स्पेल चाहे कितना भी रहस्यमय क्यों ना हो, उसके अपने नियम थे, और हर नाइटमेयर में दिखाई देने वाले क्रीचर्स की भी अपनी सीमाएं थीं। नाइटमेयर क्रीचर्स की अपनी एक पूरी हायरार्की थी। सबसे नीचे माइंडलेस बीस्ट्स होते थे, फिर मॉन्स्टर्स, उसके बाद डीमंस, डेविल्स, टायरेंट्स, टेरर्स और सबसे ऊपर मिथिकल टाइटन्स, जिन्हें कैलामिटीज भी कहा जाता था। फर्स्ट नाइटमेयर में आमतौर पर बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स ही दिखाई देते थे। कभी कभार कोई डीमन भी आ सकता था, लेकिन सनी ने कभी नहीं सुना था कि फर्स्ट नाइटमेयर में एक अकेले डेविल से भी ज्यादा शक्तिशाली क्रीचर मौजूद हुआ हो। मगर उसके सामने जो चीज थी वो अभी अभी खुद की एक छोटी कॉपी बना चुकी थी, और ऐसी एबिलिटी सिर्फ टायरेंट्स के पास होती थी, नाइटमेयर स्पेल की। वो तुरंत समझ जाता है कि उसके सामने मौजूद क्रीचर असल में एक टायरेंट है, यानी नाइटमेयर स्पेल की हायरार्की में बेहद ऊंचे स्तर का अस्तित्व, जिसका फर्स्ट नाइटमेयर में दिखाई देना लगभग नामुमकिन था। सनी के दिमाग में तुरंत अपने फेटेड एट्रीब्यूट का ख्याल आता है। क्या इस पूरी तबाही की वजह वही है? आखिर उसका फेटेड एट्रीब्यूट लगातार ऐसी घटनाओं को अपनी तरफ खींचता था जिनके होने की संभावना बेहद कम होती थी और जिनमें अक्सर सबसे खराब नतीजे शामिल होते थे। तभी सिस्टम इंटरफेस एक बार फिर उसके फेटेड एट्रीब्यूट का डिस्क्रिप्शन दिखाता है, मानो सनी को याद दिला रहा हो कि उसकी मौजूदगी अपने साथ असाधारण बैड लक खींचती है। लेकिन सोचने का समय नहीं था। सनी अपने साथी की तरफ देखकर चिल्लाया, इसे जल्दी नीचे गिराना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन पूरी होने से पहले। लेकिन दूसरा कैदी डर के मारे इतना जड़ हो चुका था कि उससे ठीक से हिला तक नहीं जा रहा था। सनी ने आखिरकार फैसला किया कि अब उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उसने चेन उठाई और कहा, मैं इसके गले में चेन लपेटता हूं, मेरे इशारे पर अपनी पूरी ताकत से पीछे खींचना। किसी तरह सनी ने चेन को क्रीचर के गले के चारों तरफ फंसा दिया और जोर से अपने साथी को पीछे खींचने के लिए कहा। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनका मकसद एक ही था, मॉन्स्टर की ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह होने से पहले रोक देना। सनी ने अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाते हुए उस घिनौने क्रीचर को नीचे गिराने की कोशिश की। गिर जा, नीचे गिर कमीने! उसका साथी अंदर से बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बची खुची सारी ताकत चेन पर लगा दी। धीरे धीरे मॉन्स्टर की ताकत कम होने लगी। उसका शरीर पहले की तरह संघर्ष नहीं कर पा रहा था और आखिरकार सिस्टम की आवाज गूंज उठी। कॉन्फर्मेशन मिल गया कि उन्होंने माउंटेन किंग्स लार्वा को उसकी डॉर्मेंट अवस्था में ही सफलतापूर्वक मार गिराया था। अगले ही पल उस विशाल क्रीचर का बेजान शरीर जोरदार आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। सनी की हालत ऐसी थी कि वो मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में माउंटेन किंग को गिरा दिया था। ये लड़ाई कितनी करीब थी, इसका अंदाजा उसे अब जाकर हो रहा था। उसका साथी भी पूरी तरह हैरान था और खुशी से इस बात का जश्न मनाने लगा कि उन्होंने आखिरकार उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। लेकिन सनी के दिमाग में जश्न मनाने की कोई जगह नहीं थी। उसने सोचा, मेरे पास मुश्किल से 3 सेकंड हैं सांस लेने के लिए, इसके बाद अगला नाइटमेयर मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी ब्लॉन्ड कैदी उसकी तरफ मुड़ा और पूछा, अब क्या करें? जिंदा रहना है तो अगला कदम क्या होगा? सनी जवाब देता, उससे पहले ही उसकी नजर चारों तरफ गई और उसके चेहरे का भाव बदल गया। वे पूरी तरह मॉन्स्टर्स के एक विशाल झुंड से घिरे हुए थे। सनी ने गहरी सांस छोड़ी। ये जगह तो पूरी तरह पागलपन है। उसने मन ही मन उम्मीद की कि काश वो जल्दी इस नाइटमेयर से जाग जाए। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर की नजर सनी पर टिक गई और वो बिना किसी चेतावनी के सीधे उसकी तरफ झपटा। सनी पहले से तैयार था। उसने अपने भारी चेन्स को हथियार की तरह पकड़ लिया और मुकाबले के लिए शरीर को तैयार कर लिया। क्रीचर ने बेहद खतरनाक वार किया, लेकिन सनी पूरी तरह सतर्क रहा। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।
एक बेहद शक्तिशाली वार ने उस मॉन्स्टर को बीच से काट दिया। कुछ ही सेकंड में एक गार्ड ने उस बीस्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया। सनी ने हैरानी से उस सोल्जर को देखा और उसे पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। ये वही रूकी सोल्जर था जिसने कुछ समय पहले उसे पानी देने की कोशिश की थी। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसकी नजरों में सिर्फ युद्ध था और उसका पूरा ध्यान मॉन्स्टर्स पर केंद्रित था। वो एक एक करके बीस्ट्स को इतनी तेजी से खत्म करने लगा कि सनी को एक पल के लिए लगा जैसे वो किसी असली हीरो को देख रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसने उस ख्याल को झटक दिया, शायद बस अपनी ताकत दिखाने का शौक है इसे। कुछ ही देर में रूकी सोल्जर ने आखिरी बीस्ट को भी गिरा दिया। सनी फिर भी सावधान रहा। उसके दिमाग में सवाल घूम रहा था कि आखिर ये सोल्जर ऐसा क्यों कर रहा है। तभी सोल्जर उसकी तरफ मुड़ा और अचानक एक की उसकी ओर उछाल दी। जल्दी पकड़ो! सनी ने की पकड़ ली, लेकिन उसकी समझ में अब भी नहीं आ रहा था कि सोल्जर उसे ये क्यों दे रहा है। फिर उसकी नजर की पर गई और उसे तुरंत समझ आया, ये उसी की से उसके शैकल्स खुल सकते थे। यंग सोल्जर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इसे इस्तेमाल करो और अपनी जान बचाओ। इतना कहकर सोल्जर तेजी से वहां से निकल गया। सनी की को हाथ में पकड़े उसे जाते हुए देखता रहा। उसे आउटस्कर्ट्स की एक पुरानी सीख याद आई, जो लोग बिना किसी वजह के तुम्हारे साथ अच्छाई करें उनसे सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। लेकिन अभी शक में समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं था। सनी तुरंत अपने शैकल्स खोलने लगा। कुछ ही पलों में उसकी सारी चेन्स और कफ्स खुल गए। पहली बार उसे सच में आजादी महसूस हुई। सनी ने मन ही मन ठंडे अंदाज में सोचा कि जिन लोगों ने उन्हें इस तरह अपमानित और प्रताड़ित किया था उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो इस बात को भूलने वाला नहीं था और बदला किसी न किसी दिन जरूर लिया जाएगा। सनी को आजाद देखकर पास खड़ा कैदी तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और बोला, मुझे भी खोल दो। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए सनी से अपने कफ्स खोलने की गुहार लगाई। सनी को वो आदमी काफी परेशान करने वाला लगता था, लेकिन फिलहाल उसे आजाद करने में सनी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। तभी वो उम्रदराज स्कॉलर भी शांत तरीके से आगे आया और बोला, अगर संभव हो तो मेरे शैकल्स भी खोल दो। सनी ने एक पल सोचा। ऐसी खतरनाक स्थिति में जितने ज्यादा हाथ साथ हों उतना ही बेहतर था। आखिर ताकत संख्या में होती है। उसने दोनों को भी आजाद कर दिया। कुछ ही देर में तीनों पूरी तरह अनबाउंड थे। उनमें से एक खुशी से बोल उठा, आखिरकार लगता है आसमान ने हम पर भी रहम कर दिया। लेकिन ब्लॉन्ड कैदी ने तुरंत सवाल किया, हम यहां खड़े क्या कर रहे हैं? गार्ड्स अभी मॉन्स्टर्स को रोकने में व्यस्त हैं। भागने का इससे अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। स्कॉलर ने शांत आवाज में पूछा, लेकिन जाएंगे कहां? आग के बिना बाहर गए तो इस ठंड में जमकर मर जाएंगे। ब्लॉन्ड घबराकर चिल्लाया, मैं किसी मॉन्स्टर में बदलना नहीं चाहता। फिर उसने गुस्से में अपने साथी को धमकाया, और अगर तुमने दोबारा सलाह देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। दोनों के बीच बढ़ती बहस को रोकने के लिए सनी आगे आया और ठंडे स्वर में बोला, बहस बंद करो। पहले उस लड़ाई वाली जगह के पास चलते हैं और देखते हैं कि वहां असल में हो क्या रहा है। बाकी दोनों ने उसे ऐसे देखा जैसे सनी पागल हो गया हो। मॉन्स्टर्स के और करीब जाना उन्हें आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन सनी जानता था कि वो क्रीचर तब तक शिकार करना बंद नहीं करेगा जब तक यहां मौजूद हर इंसान खत्म न हो जाए। वैसे भी उसके पास खोने के लिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं था। वो पहले से ही लगभग मरा हुआ था। उसने सोचा, अब इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। इसी सोच के साथ उसने डर और नतीजों की चिंता छोड़ दी और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वे कैंप के उस हिस्से के पास पहुंच गए जहां मॉन्स्टर अभी भी हर चीज को तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके सामने की हर चीज उसकी तबाही का शिकार बन रही थी। डरा हुआ कैदी धीरे से पूछ बैठा, अब क्या करेंगे? करीब आकर तो असली हालत और भी खराब दिख रही है। तीनों एक बड़े बोल्डर के पीछे छिप गए। ब्लॉन्ड ने दबे स्वर में कहा, तुम सच में पागल हो गए हो? इतनी शांति से कैसे खड़े हो सकते हो? स्कॉलर ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया। सनी ने दोनों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजर लगातार मॉन्स्टर पर टिकी थी और वो मन ही मन उसे गिराने का कोई रास्ता तलाश रहा था। तभी अचानक यंग रूकी सोल्जर ने एक जोरदार बैटल क्राई किया। उसका मकसद मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचना था, और अगले ही पल वो बिना किसी डर के सीधे क्रीचर की तरफ दौड़ पड़ा। सनी की आंखों में चमक आ गई। यही मौका चाहिए था। उसके पास खड़ा दूसरा कैदी भी मन ही मन उस यंग सोल्जर की सफलता की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मॉन्स्टर पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। सोल्जर ने आगे बढ़कर वार किया और चिल्लाया, घिनौने दानव! उसकी ब्लेड पूरी ताकत से क्रीचर के शरीर पर लगी, लेकिन मॉन्स्टर की मोटी हाइड को भेद तक नहीं पाई। सोल्जर को समझ आ गया कि उसकी सामान्य ताकत से इस क्रीचर की डिफेंस टूटने वाली नहीं थी, इसलिए वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन मॉन्स्टर उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। क्रीचर ने अपना विशाल हाथ उठाया और सोल्जर के सिर की तरफ पूरी ताकत से वार किया। सोल्जर ने आखिरी पल में झुककर उस हमले से खुद को बचा लिया।
उधर बोल्डर के पीछे छिपे तीनों कैप्टिव्स पूरी लड़ाई को ध्यान से देख रहे थे। ब्लॉन्ड ने दबे स्वर में कहा, यह रुकी ज्यादा देर तक इसके सामने टिक नहीं पाएगा। सनी मन ही मन उसकी बात से सहमत था। उसने तुरंत आसपास नजर दौड़ानी शुरू की और ऐसी किसी चीज की तलाश करने लगा जिसे वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। उसके दिमाग में तेजी से एक स्ट्रेटेजी बन रही थी। तभी उसकी नजर पास खड़ी एक बड़ी कार्गो वैगन पर पड़ी। सनी ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। उसके पास इतनी रॉ पावर नहीं थी कि वो अकेले उस मॉन्स्टर को हरा सके, लेकिन उसे मॉन्स्टर को अपनी ताकत से गिराने की जरूरत भी नहीं थी। वो माउंटेन की ग्रेविटी को अपने लिए काम करने पर मजबूर कर सकता था। बिना एक पल गंवाए सनी वैगन की तरफ दौड़ पड़ा और पीछे मौजूद दोनों कैप्टिव्स को चिल्लाकर बोला, अगर जिंदा निकलना है तो मेरे पीछे आओ। ब्लॉन्ड कुछ पल के लिए रुक गया और हैरानी से बोला, हम फिर इस पागल लौंडे के पीछे जाने वाले हैं। लेकिन उसके साथी को लगा कि शायद इस बार यही उनकी किस्मत का मौका हो सकता है। स्कॉलर ने शांत स्वर में कहा, एक बार फिर इस लड़के पर भरोसा करो। आखिरकार परेशान ब्लॉन्ड ने भी हार मान ली और सनी के पीछे दौड़ पड़ा। पीछे हीरो लगातार टायरेंट के हमलों से बचते हुए लड़ रहा था। वो बेहद फुर्ती से उसके क्लॉज के नीचे से निकलता और मौका मिलते ही अपनी सोर्ड से वार करता, लेकिन माउंटेन किंग की गंदी और मोटी फर पर ब्लेड बस फिसल कर रह जाती। उसकी स्किन पर खरोंच तक नहीं आती। अगले ही पल टायरेंट ने डरावनी तेजी से अपने चारों हाथ उस नए और बेहद परेशान करने वाले दुश्मन की तरफ झटके से बढ़ा दिए। लेकिन सनी को इस समय इन सब की कोई खबर नहीं थी। वो अपनी पूरी स्पीड से वैगन की तरफ भाग रहा था और जैसे जैसे वो उसके करीब पहुंच रहा था, उसके दिमाग में अपना प्लान और साफ होता जा रहा था। वैगन तक पहुंचकर उसने जल्दी से आसपास देखा, यह सुनिश्चित किया कि उसके पास कोई लार्वा मौजूद तो नहीं है, और फिर वैगन के पीछे वाले पहियों की तरफ चला गया। सनी ने अपने दोनों साथियों की तरफ देखा और उन वेजेस की तरफ इशारा किया, जब मैं बोलूं दोनों वेजेस निकाल देना, उसके बाद वैगन को धक्का देना, समझे? शिफ्टी ने हैरानी से उसे देखा। क्या? लेकिन क्यों? उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे सनी की बात बिल्कुल समझ नहीं आई। स्कॉलर ने भी पहले वेजेस को देखा और फिर दूर टायरेंट से जूझते हीरो की तरफ नजर डाली। उधर हीरो किसी चमत्कार की तरह अभी भी जिंदा था। वो मॉन्स्टर के चारों हाथों और पंजों के बीच ऐसे घूम रहा था कि हर बार मौत से बस आधा सेकंड दूर बचता। कभी कभी उसकी सोड हवा में चमकती, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। सनी जितना देख सकता था, बाकी सारे सोल्जर्स पहले ही मारे जा चुके थे, इसलिए उसे किसी भी तरह इस एक सोल्जर को कुछ और देर जिंदा रखना था। उसने मन ही मन कहा, अभी मत मरना। लेकिन शिफ्टी के सवाल का जवाब बस इतना दिया, खुद देख लेना। सनी की पूरी योजना अब उसकी हिम्मत, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन और सबसे ज्यादा उसकी किस्मत पर निर्भर थी। उसने वैगन के पास खड़े शिफ्टी और स्कॉलर की तरफ देखा और पूरी ताकत से चिल्लाया, अब! दोनों को संकेत मिलते ही सनी ने चेन का एक लंबा हिस्सा उठाया और टायरेंट की तरफ मुड़ गया। हीरो ने भी उसे एक पल के लिए देखा। उसकी नजर पहले सनी के हाथ में मौजूद चेन पर गई और फिर चेन के दूसरे सिरे का पीछा करते हुए वैगन तक पहुंची। उसे तुरंत सनी की योजना समझ आ गई। बिना कोई भाव दिखाए हीरो ने मॉन्स्टर पर अपने हमले और तेज कर दिए, ताकि टायरेंट का पूरा ध्यान उसी पर रहे और सनी को अपना काम करने का मौका मिल सके। सनी ने उसे देखकर सोचा, ये स्मार्ट भी है, ये तो हद है। लेकिन उसने तुरंत अपने दिमाग से बाकी सभी विचार निकाल दिए। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई, घूमते हुए चेन को हवा में उछाल दिया। उसका अंदाज बिल्कुल किसी मछुआरे के जाल फेंकने जैसा था। चेन का लूप हवा में खुलता हुआ सीधे हीरो और टायरेंट की लड़ाई वाली जगह की तरफ बढ़ा। सनी का प्लान था कि लूप जमीन पर मॉन्स्टर के पैरों के काफी करीब गिरे, लेकिन उसका प्लान बुरी तरह फेल हो गया, या यूं कहें कि इतना शानदार तरीके से फेल हुआ कि वो खुद एक तमाशा बन गया। आखिरी पल में माउंटेन किंग अचानक पीछे की तरफ झटका और उसके पैर की जगह चेन का लूप सीधे उसके गले के चारों तरफ जा गिरा। अगले ही सेकंड चेन कस गई और लोहे की फांसी जैसी उसके गले में अटक गई। सनी कुछ पल के लिए बिल्कुल जम गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद को खुशी में हवा में हाथ लहराने से रोक लिया। यस! तब वो मन ही मन चिल्लाया, अब सब कुछ ठीक होना चाहिए था। कुछ ही देर में वैगन खाई से नीचे लुढ़कती और अपने साथ टायरेंट को भी खींच ले जाती। सनी ने पीछे मुड़कर यह सुनिश्चित करने के लिए देखा कि शिफ्टी और स्कॉलर ने अपना काम कर दिया है या नहीं, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सामान्य से भी ज्यादा पीला पड़ गया। दोनों ने सच में वैगन के पहियों के नीचे से वेजेस निकाल दिए थे और अब वे पूरी ताकत से उसे सड़क के किनारे की तरफ धकेल रहे थे। समस्या बस इतनी थी कि वैगन बहुत धीरे चल रही थी, बेहद धीरे। सनी ने जितनी स्पीड की उम्मीद की थी, उसके मुकाबले ये लगभग रेंग रही थी। सनी ने घबराकर टायरेंट की तरफ देखा। मॉन्स्टर को अब अपनी गर्दन पर अचानक पड़ रहे भारी खिंचाव का एहसास हो चुका था और वो अपने हाथ उठाकर चेन को तोड़ने की
कोशिश कर रहा था। सनी की आंखें फैल गईं। तभी अगले ही पल हीरो ने टायरेंट के एक पैर पर जोरदार हमला किया और उसे अपना बैलेंस खोने पर मजबूर कर दिया। इस अचानक हमले ने कुछ और समय खरीद दिया। सनी पहले ही वैगन की तरफ दौड़ रहा था और मन ही मन गालियां दे रहा था। वैगन तक पहुंचते ही वो शिफ्टी और स्कॉलर के अपने छोटे लेकिन बुरी तरह पिटे हुए और पूरी तरह थके शरीर में बची आखिरी ताकत भी धक्का लगाने में झोंक दी। उसने मन ही मन चीखते हुए कहा, चल चल ना खटारा वैगन। वैगन की स्पीड थोड़ी बढ़ी, लेकिन फिर भी वो खाई के किनारे तक पहुंचने में उम्मीद से काफी ज्यादा समय ले रही थी। उसी समय टायरेंट आखिरकार अपनी गर्दन के चारों तरफ बंधी चेन को पकड़ने में सफल हो गया। अब वो उसे तोड़कर खुद को आजाद करने वाला था और अब उनकी जिंदगी सिर्फ एक चीज पर निर्भर थी, पहले क्या होगा। वैगन खाई के किनारे तक पहुंचेगी या माउंटेन किंग खुद को चेन से आजाद कर लेगा। चल चलना खटारा वैगन। फिर भी वैगन इतनी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि सनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सोल्जर भी पीछे नहीं हटता और क्रीचर पर लगातार वार करता रहता है। एक जोरदार अटैक के बाद क्रीचर लड़खड़ाता है। सनी उसी मोमेंट का फायदा उठाकर चेन को पूरी ताकत से खींचता है। वैगन क्लिफ के एज तक पहुंच जाता है। स्विफ्टी और स्कॉलर भी धक्का देते हुए चिल्लाते हैं और वैगन आखिरकार आगे निकल जाता है। क्रीचर चेन से बंधा होने के कारण उसके साथ खींचता चला जाता है। वह अपने लंबे टेंटिकल्स जैसे बालों से खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वैगन का वेट और उसकी स्पीड उसके खिलाफ पड़ती है। जैसे ही कैरेज खाई के अंदर गिरने लगी, उससे बंधा हुआ विशाल क्रीचर भी अपना बैलेंस पूरी तरह खो बैठा और सीधा नीचे की तरफ खींचने लगा। खाई के किनारे खड़े सनी, शिफ्टी और स्कॉलर तुरंत पीछे हट गए, क्योंकि लॉन्डो की हालत ऐसी हो चुकी थी कि अंदर से लिटरली फटकर चार हो चुकी थी। उधर क्रीचर पूरी ताकत से अपने भारी शरीर को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके बड़े बड़े खतरनाक पंजे चट्टानों में ढंसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उसके लिए खुद को रोक पाना लगभग नामुमकिन था। कैरेज के नीचे जाते ही उसका पूरा शरीर उसी मोमेंटम के साथ खाई की तरफ घसीटता चला गया। वो अपने पंजों से रास्ते को पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। अचानक क्रीचर को जोरदार झटका लगा और दर्द के मारे उसकी चीख पूरे पहाड़ में गूंज उठी। भाई साहब! देखने में ही इतना खूंखार और डरावना था कि सनी जो आज बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिरकार विशाल क्रीचर भी कैरेज के साथ पहाड़ से नीचे अंधेरी खाई में जा गिरा और देखते ही देखते उसकी आवाज भी दूर होती चली गई। ऊपर पहाड़ पर सनी, शिफ्टी और स्कॉलर कुछ दूरी पर खड़े होकर उस पूरे मौत के तमाशे को देखते रहे। तीनों की हालत खराब थी, लेकिन कम से कम अब उनके सामने वो खतरनाक मॉन्स्टर नहीं था। सनी ने थके हुए शरीर के साथ एक लंबी सांस ली और मन ही मन सोचा, चलो आखिरकार इस चिलगोजे से तो जान छूटी। दिमाग चाट कर रख दिया था इसने, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक और सवाल आया। अरे हाँ, क्या मैंने ट्रायल पास कर लिया?